हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिश फार्मिंग के अंदर पॉलीकल्चर क्या होता है ये हम एक जर्नल टर्म में पढ़ चुके हैं जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ा था। मोनोकल्चर होते हैं, पॉलीकल्चर होते हैं। पॉलीकल्चर जो होती है एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपैटिबल फिशेस स्पीसीज को इकट्ठा जो है एक वाटर बॉडी के अंदर, एक पॉन्ड के अंदर जो है वो ग्रो करवा देते हैं, कल्चर कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर का जो मेन एम होता है वो होता है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि एक पॉन्ड के अंदर डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस होते हैं और उनके अंदर फिशेस की डिफरेंट फीडिंग हैबिट होती हैं। तो जब हम डिफरेंट फिशेस को एक पॉन्ड के अंदर यूज़ करते हैं जो कि कुछ बॉटम के ऊपर वर्क करती हैं, कुछ सरफेस के ऊपर होती हैं, कुछ मार्जिन के ऊपर होती हैं और कुछ जो है वो सेंटर पार्ट में कॉलम में देखने को मिलती हैं। तो वो डिफरेंट जितना भी फूड प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट जो इकोलॉजिकल निश है वाटर के अंदर, वो सब जो है ऑक्यूपाई हो जाते हैं अगर हम डिफरेंट फिशेस को हम यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम मैक्सिमम जो है वो यूज़ कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज का पॉन्ड के। तो पॉन्ड के रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पाते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो स्टॉकिंग करना डिफरेंट फिश स्पीसीज़ की डिफरेंट टॉपिक लेवल के ऊपर और उनका डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल रहता है जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। जो प्रिंसिपल है पॉलीकल्चर का वो वही है कि कम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज़ को जो डिफरेंट फीडिंग हैबिट को प्रेफरेंस करती हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनको हम यूज़ करें ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब देखिए फिश पॉन्ड के अंदर कुछ है इंटीग्रेटिंग प्लैंकटन फीडर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर के ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं उनके ऊपर जो है वो फीड करते हैं। कुछ मैक्रोफाइट फीडर्स होते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर ग्रेज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सफी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाते हैं और जिसके कारण जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है फिश की वो बढ़ जाती है और पॉन्ड के अंदर एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। पॉलीकल्चर में क्या होता है कि आपको जो स्पीसीज़, जो भी फिश स्पीसीज़ को सिलेक्ट करना है वो बहुत ही केयरफुली उनका सिलेक्शन करना होता है कि उनकी ग्रोथ रेट क्या है, उनकी डाइट की नीड क्या है, वो कैसी फीडिंग हैबिट्स हैं उनके अंदर और उनका बिहेवियर कंपेटेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब हम डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ कार्प यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कार्प है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, जो बिग हेड कार्प जिसको हम कॉमन कार्प भी बोल देते हैं। इन सब स्पीसीज़ को जो कि डिफरेंट फीडिंग हैबिट है, चाहे वो हर्बीवोर्स हो सकती हैं, कार्निवोर्स हो सकती हैं या ओमनीवोर्स हो सकती हैं, वो अलग अलग रीज़न के अंदर एक ही पॉन्ड के डिफरेंट जोन के अंदर अपने आप को रिजाइड करती हैं और जिसके कारण जो एक्वा कल्चर का एनवायरनमेंट होता है वो प्रोडक्टिव हो जाता है। पॉलीकल्चर जो है जिसमें मल्टीपल इकोनॉमिक वैल्यूएबल आउटपुट देखने को मिलती हैं, जैसे फिशेस हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं और कुछ इवन इंटीग्रेटेड क्रॉप को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ फिशेस हैं, ये देखिए सरफेस के ऊपर हैं, ये कार्प इन किन को फीड करती हैं, इनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग हैं। तो ये डिफरेंट जोन के अंदर जो हैं वो अपने आप को रिजाइड करती हैं सिंगल पॉन्ड के अंदर। अब हमारे इंडियन पॉलीकल्चर सिस्टम के अंदर भी यही जो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज फिश स्पीसीज होती हैं, तो जिसका मेन जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन इन एक्वाकल्चर। अब यहाँ पर हमें जो देखना होता है कि हमारे पॉन्ड के अंदर हम किस
रेशो के अंदर स्टॉकिंग रेशो को यूज़ करें ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, क्योंकि स्टॉकिंग अगर कम करेंगे तो भी बेनिफिशियल नहीं होगी, अगर स्टॉकिंग हम ओवर कर देंगे तो भी वो बेनिफिशियल नहीं होगी। तो स्टॉकिंग रेशो जो है वो हम जो मेजर इंडियन कार को जब यूज़ करते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। उनकी जो रिकमेंडेशन दी गई है वो ये है कि 3 कटलास, 3 रोहू और 4 मृगल पर हेक्टेयर में हम अगर यूज़ करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सेकंड, जो होरा और पिले ने 1962 में कहा कि 1975 कटला यूज़ कर लें, या हम 3750 रोहू या 625 जो है मृगल पर हेक्टेयर में यूज़ करें तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। फीडिंग हैबिट जो है वो या इकोलॉजिकल निश, दोनों चीज़ें जो हैं अगर हम ध्यान में रखें तो हम कौन सी फ़िश को हम सेलेक्ट करें वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो डाइवर्स फीडिंग हैबिट के बेस पर हम, जैसे कटला है, कटला क्या होती हैं, ये सरफेस फीडर होती हैं, ये प्राइमरी जो प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जू प्लैंकटन्स होते हैं, उनको कंज्यूम करती हैं। फिर रोहू है, लेबियोरोहिता जिसको हम बोलते हैं, ये कॉलम फीडर्स होती हैं जो कि मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, डिकेइंग एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी के ऊपर जो है फीड करती हैं। मृगल है, सिरनस मृगला, जो कि बॉटम फीडर होती हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को प्रेफर करती हैं, जो भी डिके प्लांट्स एनिमल होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेट्राइटस है, जो एल्गी हैं, उनके ऊपर ये फीड करती हैं। कालबासु है, ये भी बॉटम फीडर होती हैं, जो हमारी लेबियो कालबासु, और ये बेंथिक और एपिफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो कि या ऑर्गेनिक डेब्रिस को जो है वो प्रेफर करती हैं। तो इनकी फीडिंग के अकॉर्डिंगली हम इन फिशेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ हम इन्हीं के साथ, जो हमारी इंडियन मेजर कार्प हैं, उनके साथ हम कुछ एग्जोटिक स्पीसीज़ को भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे सिल्वर कार्प है, हाइपोथैलमिकथिस मोलिस्ट्रिक्स हैं, ग्रास कार्प है, टीनोफेरिंगुडन है, आइडिला, और कुछ कॉमन कार्प हो सकती हैं, सिप्रीनस कार्पियो। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनकी हमने पढ़ा था, इनकी जो ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती है, ग्रोथ बहुत फास्ट होती हैं, और ये जो है ना अपनी जो इंडियन स्पीसीज़ होती हैं उनके साथ इनका बिहेवियर भी जो है काफ़ी कुछ मैच कर जाता है। फास्ट ग्रोइंग फिशेस होती हैं, ठीक है, नॉन प्रीडेटरी होती हैं और कंपेटिबल होते हैं हमारी इंडियन मेजर कार्प के साथ। जब हम इंडियन स्पीसीज़ को एग्जोटिक कार्प को कंबाइन करके जो है यूज़ करते हैं तो हमारी जो है प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है, अगर हम एक मोनोकल्चर प्रैक्टिस के साथ अगर कंपेयर करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट, एक ही पॉन्ड के अंदर देखिए जो डिफरेंट स्पीसीज़ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हमने कटला को यूज़ किया, रोहू को, मोला, ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रिफिकेशन हो रही है, सिल्वर कार्प है, ये कॉमन और एग्जोटिक कार्प का मिक्स कल्चर जो है वो डिफरेंट रीजन के अंदर वर्क करता है। ठीक है, कटला जो है वो सरफेस के ऊपर फीड कर रही है, रोहू जो है वो कॉलम के ऊपर फीड कर रही है, और जब हमारी मृगल्स होती हैं वो हमारी बॉटम फीडर्स हैं। तो ये जो है इस तरह से वर्क करती हैं, जिसके कारण हमारा जो है न्यूट्रिएंट का फ्लो, जो हमारी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर आते हैं कुछ हम इनके अलावा कुछ हम और भी स्पीसीज़ की कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जो इंडियन पॉलीकल्चर सिस्टम के अंदर है उसमें न्यू स्पीसीज़ कम्बिनेशन जो आज के समय देखा गया है कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं, जो हमारी मेजर कार्प और एक्जोटिक कार्प के अलावा, जैसे ग्रे मुलेट्स हैं, ठीक है, ये बेंथिक फीडर हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती हैं। चीतल है जो नोटोप्टेरस है, वो भी कार्निवोर स्पीसीज़ हैं, ये एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करती हैं। फ्रेश वाटर श्रिम्प्स होती हैं, ठीक है, ये भी
जो टेल्पिया है उनके साथ जो है वो कल्चर की जाती हैं, जिसके कारण जो है डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डिफरेंट जो हमारी मेजर कार्प एक्जोटिक कार्प के अलावा ये न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जो है हमने जैसे पढ़ा कि वीड्स जो होती हैं वो मॉडरेट अगर हैं तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती हैं अगर वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं तो एल्गल ब्लूम क्रिएट कर देते हैं, जो कि बहुत ही एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है एक्वाकल्चर के अंदर। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम जो प्लैंक्टोफेगस स्पीसीज़ होती हैं जैसे सिल्वर कार्प है उसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि इन प्लैंक्टन्स को जो है वो ख़त्म कर देती हैं, एल्गल ब्लूम जो है वो नहीं बनने देती हैं। इनका जो मेंटेन रहता है वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करती हैं और एल्गल जो ब्लूम्स होती हैं उनको भी कंट्रोल कर लेती हैं। तो सिल्वर कार्प जो है अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दो पिक्चर हैं, यहाँ पर सिल्वर कार्प हमने लगा दी तो हमारा जो कल्चर है न्यूट्रिएंट है उनकी मोशन जो है वो सफिशेंट हो गई, सभी जो है अपने पर्टिकुलर वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे सिल्वर कार्प नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपको न्यूट्रिएंट रिसाइकिल में जो है वो ये फैक्टर जो है न्यूट्रिफिकेशन है, डिकम्पोजिशन है, ये कॉमन कार्प हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो कम हो पाती हैं और एल्गल ग्लूम जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो बॉटम डिवेल्विंग स्पीसीज होती हैं जैसे मृगल है, कॉमन कार्प हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। उनका जो फरेजिंग बिहेवियर होता है जिसके कारण वो क्या करते हैं डिगिंग कर देते हैं सेडिमेंट ऑफ फूड को, ठीक है, जो कि सिर्फ रिसाइकिल ही नहीं करती है न्यूट्रिएंट की बैक इनटू द वाटर कॉलम बट इन्हांस एरिएशन को भी बढ़ा देती हैं, हेल्दी इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करती हैं। फिर आता है पॉलीकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉलीकल्चर को क्यों जो है वो प्रेफर किया जाता है। पॉलीकल्चर एक एक्वाकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें हम मल्टीपल स्पीसीज फिश स्पीसीज को जो है वो एक कॉमन इन्वायरमेंट जो है वो शेयर करवा देते हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हेल्दी और इकोनॉमिकली वायबल फिश को प्रोड्यूस करना है, मैक्सिमाइज़ करना, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि मल्टीपल स्पीसीज़ यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट इकोलॉजिकल निश यूज़ कर रही हैं जिसके कारण हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो रही है, जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन आप देखिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, जब हम इंटीग्रेटेड वेरियस फिश स्पीसीज़ यूज़ करते हैं तो फार्मर जो हैं वो डाइवर्स मार्केट में अंदर अप जाते हैं, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी का यूटिलाइजेशन हो सकता है, जो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी है उसका फुल पोटेंशियल जो है वो हम पॉलीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम फूड यूटिलाइजेशन, हम जितने भी फीडिंग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी स्टॉकिंग स्पीसीज़ होती हैं जिनकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, वो सारे तरह के फूड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेती हैं, जिसके कारण एफिशिएंटली जो फूड हमारा पॉन्ड का जो फूड वैल्यू है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती हैं। अब आप देखिए अगर सरफेस फीडर ही रहेंगे तो बॉटम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेट्राइटस है या फीड जो डाउनवर्ड सिंक कर रहा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो नहीं हो पाता है। जो फाइनेंशियल रिटर्न है, क्योंकि हम डिफरेंट स्पीसीज़ को यूज़ कर रहे हैं और जिसके कारण जो कॉस्ट होती है हमारी फिश कल्चर की वो कम हो जाती है, प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और दूसरा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। आप देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। पॉलीकल्चर है क्योंकि बहुत सारी जो
रेजिलेंट इकोसिस्टम जो है कैपेबल हो जाते हैं, जिसके कारण जो इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती हैं उनको इजीली विथस्टैंड किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव फीडिंग जो है वो रहती हैं। अब क्योंकि लो कॉस्ट फीड हम जो कल्चरेबल फिशेस को देते हैं, वो हम ऐसी फिशेस को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे फ़िश को जो कि लेस एक्सपेंसिव फीड के ऊपर जो है वो बेस रहती हैं, जिसके कारण जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम ऐसी फ़िश लें जिनका फीड जो है, जो सप्लीमेंट्री फीड जो है वो बहुत कॉस्टली हो, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। फिर कुछ कंपेटिबल फ़िश स्पीसीज़ होती हैं, अगर हम उन फिशेस को इंक्लूड कर लें अपने पॉन्ड के अंदर, तो हमारा जैसे फर्टिलाइज़र हैं, जैसे ग्रास कार्प हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, फिश की ग्रोथ जो है वो सपोर्ट होती है, वाटर की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहती है। तो हमें पॉलीकल्चर जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिस्टम हमारा हो सकता है। अब पॉलीकल्चर का प्रोसेस क्या है? पॉलीकल्चर जैसे हम बता चुके हैं एक इनोवेटिव है, ठीक है, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस है, जिसके अंदर फिश प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते हैं, जिस बाय कल्टिवेटिंग मल्टीपल फिश स्पीसीज इन सेम एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ पॉन्ड, जो भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मैन्योरिंग करते हैं या स्पेसिफिक फीडिंग प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेचुरल फिश प्रोडक्ट की को भी इन्हांस करता है। जू प्लैंकटन है, फाइटन प्लैंकटन्स हैं, वेरियस डेप्थ के अंदर वाटर कॉलम के अंदर देखने को मिलता है। तो पॉन्ड जो है वो फुली इनरिच रहता है फीड से। डाइवर्स फीडिंग हैबिट, क्योंकि फ़िश हमने मल्टीपल फिशेस यूज़ करते हैं जो डिफरेंट जोन के अंदर जो है वो वर्क करती हैं, अपने डिफरेंट फीडिंग हैबिट के कारण जो है सरफेस के ऊपर, मिड वाटर के अंदर, बॉटम के ऊपर जो है वो अपने आप को रिजाइड कर लेती हैं। पूरा स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो रहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होती है जो नेचुरल फूड रिसोर्सेज की, और डिफरेंट फूड ग्रुप के होने के कारण किसी तरह का कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। प्रोपोर्शनेट स्टॉकिंग करना, कि जो स्टॉकिंग रिकमेंड है उस स्टॉकिंग के फॉर्म में हम अगर पॉन्ड के अंदर स्टॉकिंग करें तो हमारे जो अवेलेबल फूड रिसोर्स हैं वो भी ऑप्टिमाइज यूज़ होंगे। ठीक है, हमारी फ़िश प्रोपोर्शनेट रहेगी। मैनेजमेंट जो है वो केयरफुल मैनेजमेंट से हम इनके डिफरेंट फिशेस के बीच में कंपटीशन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी फ़िश यील्ड जो है वो बढ़ सकती है। फिर कुछ यील्ड जो है वो एफिशिएंटली हम प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। अगर वेल मैनेज हमारा पॉलीकल्चर सिस्टम रहेगा तो हम 8000 kg ऑफ फिश पर हेक्टेयर जो है वो एनुअली ग्रो करवा सकते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रखने के लिए हम जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज़ को यूज़ करते हैं वो डिफरेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ न्यूट्रिएंट रिसाइकिल कर देती हैं, कुछ डेट्राइटस की कंजम्पशन कर लेती हैं, जिसके कारण एक्वेटिक एनवायरनमेंट एक हेल्दियर हो जाता है। सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं अपने पॉलीकल्चर के अंदर, कि हम एक बैलेंस इकोसिस्टम को प्रमोट करें। पॉलीकल्चर जो है उसमें सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है वो मेंटेन रख पाएँ, जिसके कारण हम डिफरेंट इंटीग्रेट जो स्पीसीज़ हैं उनको हम एक्सटर्नल फीड इनपुट जो है रिड्यूस कर दें, नेचुरल फूड के ऊपर उनको डिपेंड करवाएं, जिसके कारण जो फूड वेब है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे पॉन्ड के अंदर। ठीक है, और जिसके कारण जो है ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है वो हो सके। हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो फ़िश सिलेक्शन है, हमारी जो स्टॉकिंग है वो इस तरह की रहेगी कि हमें नेचुरल फूड जो है वो हमारी जो पॉन्ड के अंदर रहेगा वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। हमें कोई सप्लीमेंट्री फूड या एक्सटर्नल फूड जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन जो है वो
वेल मैनेज रहता है। अब हम पॉलीकल्चर के अंदर कौन कौन सी फिशेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीकल्चर में हम डिफरेंट कम्बिनेशन की फिशेस को यूज़ करते हैं टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दो जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। तो पहली है हमारी प्लैंकटन फीडर, ऐसी फिशेस जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करती हैं। वाटर कॉलम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, जूप्लैंक्टन हो सकते हैं, और उनकी एबिलिटी हो कि वो अबंडेंट नेचुरल फूड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। ठीक है, क्योंकि हम जब पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हमारी प्री स्टॉकिंग ट्रीटमेंट होती है, उसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जो कि नेचुरल फूड रिसोर्सेज का काम करती हैं। तो सिल्वर कार्प है, हाईली एफिशिएंट होती हैं फिल्टर, जो प्लैंक्टन्स हैं उनको फिल्टरिंग करने के अंदर। बिग हेड कार्प्स होती हैं, ये भी सिल्वर कार्प की तरह होती हैं, इनका भी रोल प्लैंक्टन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कटला जो कि इंडिया में यूज़ की जाती हैं, ब्लू टिल्पिया है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज़ होती हैं, ये प्लैंक्टन फीडर्स के अंदर आती हैं। उसके बाद आते हैं हर्बीवोर्स होती हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि एक्वेटिक वेजिटेशन को कंज्यूम करते हैं और इनका अनवांटेड जो प्लांट ग्रोथ है उनको कंट्रोल करते हैं हर्बीवोर्स। इनकी फीडिंग हैबिट्स होती हैं, वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी कंट्रीब्यूशन देती हैं। जैसे ग्रास कार्प है, ये प्राइमरी यूज़ की जाती हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए। रोहू है, इंडिया के अंदर यूज़ की जाती हैं, जो कि हर्बीवोर्स हैं। टिल्पिया जो है अफ्रीका के अंदर यूज़ की जाती हैं, ये भी हर्बीवोर्स हैं। तो ये एक फिश पॉन्ड बॉटम देखिए, ये देखिए आप, ये आपकी सिल्वर कार्प है, ये आपके फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर हैं। बिग हेड कार्प हैं, जू प्लैंक्टन को खा रही हैं। कॉमन कार्प है, ये बॉटम जो डेट्राइटस है उनके ऊपर फीड करती हैं। ये हमारी ग्रास कार्प है, जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों तरह के प्लांट के ऊपर जो है वो अपना फीडिंग करती हैं। तो डिफरेंट फिशेस जो हैं वो डिफरेंट जोन के अंदर अपने आप को डिफरेंट निश के अंदर ऑक्यूपाई कर लेती हैं। फिर आते हैं बॉटम फीडर। अब ये फिश जो हैं जो कि फोरेज हैं, पॉन्ड बॉटम के ऊपर हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैं, डेट्राइटस हैं, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर फीड करती हैं। इनका जो रोल होता है वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउनिंग में ये करते हैं, जिसके कारण जो वाटर क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके लिए हम कॉमन कार्प को नॉर्मल, ये वर्सेटाइल स्पीसीज होती हैं जो कि वेरियस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। मृगल है, इंडिया के अंदर यूज़ होती हैं। मड कार्प जो होती हैं ये चाइना के अंदर यूज़ होती हैं एज ए बॉटम फीडर। फिर आता है पीसीवर्स फिशेस। कुछ प्रीडेटरी फिशेस होती हैं जिनका फंक्शन स्मॉल फिशेस को जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं पॉन्ड के अंदर ही। जो हमारे जो हमारी कल्चरेबल फिशरीज़ हैं उनके रिसोर्सेज के ऊपर जो है ये compete करती हैं, तो उनको ये इनगल्फ कर जाती हैं। और इनकी प्रेजेंस जो है वो एवरेज साइज ऑफ प्रे स्पीसीज़ को इन्हांस करती हैं। ये ओवरऑल प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करती हैं। कॉमन जो पीसीवरस फिशेस होती हैं जैसे कैट फिश है, ये इफेक्टिव प्रीडेटर है जो कि फिश पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। लार्ज माउथ बास होते हैं, फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। कुछ अदर एग्जांपल हैं जैसे स्नेक हेड है, चिलचिल होती हैं, इनको हम नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट फिश जोन के अंदर डिफरेंट फिशेस जो हैं वो रखी जाती हैं। तो यहाँ पर कैट फिशेस हैं जो कि प्रेडेटर्स होती हैं, स्मॉल फिशेस को इनगल्फ कर जाती हैं। कॉमन कार्प है, ये बॉटम फीडर के ऊपर रहती हैं, ये वॉर्म, इंसेक्ट लार्वी, स्नेल, ठीक है। कुछ जू प्लैंक्टन जैसे बिग हेड कार्प हैं, प्लांट फीडर ग्रास कार्प है, फाइटोप्लैंक्टन सिल्वर कार्प है,
ये फिशेस जो हैं एक पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। अब है बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो पॉलीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। इनके ऊपर कंसीडर करना बहुत ही एसेंशियल होता है। जब भी हम फ़िश की सिलेक्शन करते हैं और उनका स्टॉकिंग रेट डिज़ाइन करते हैं तो वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर जो है अपना इफ़ेक्ट डालता है कि कैसी फ़िश स्पीसीज यूज़ की है और कितना स्टॉकिंग हमने उनका लिया है। तो पहला है वाटर टेम्परेचर, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है फ़िश की सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो थर्मल टॉलरेंस होती हैं, जैसे कोल्ड टॉलरेंट स्पीसीज़ हैं, जैसे कॉमन कार्प है। कुछ चाइनीज़ स्पीसीज़ कार्प भी होती हैं जो एसेंशियल होती हैं कि सिस्टम के अंदर, जो वाटर टेम्परेचर जो अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेट कर सकती हैं। फिर है मार्केट प्राइस और डिमांड। ये भी बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर फ़िश जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देंगी उनका सिलेक्शन किया जाए। अगर मल्टीपल स्पीसीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं सेम इकोलॉजिकल निश के अंदर, जिसके कारण स्पीसीज़ जो हैं वो ऐसी स्पीस का जो इकोनॉमिक ज़्यादा रिटर्न हमें दें, तो ऐसी फ़िश मार्केट क्या रेट चलता है, उनकी डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फ़िश का सिलेक्शन करना बहुत एसेंशियल है। फिर आते हैं फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फंडामेंटल प्रैक्टिस है नॉर्मली पॉलीकल्चर सिस्टम के अंदर जो है वो यूज़ की जाती हैं ताकि जो ग्रोथ है, फ़िश की ग्रोथ जो है वो बढ़ सके। नेचुरल फूड ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन पॉन्ड इकोसिस्टम में यूज़ ऑफ मैन्योर करना, केमिकल फर्टिलाइज़र करना, जिसके कारण जो फ़िश को जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ सके। ठीक है, हाई स्टॉकिंग रेट करना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो अनफर्टिलाइज पॉन्ड होते हैं उसके अंदर जो है फ़िश की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल पॉलीकल्चर में देखते हैं तो वहाँ पर क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट नेचुरल फूड को सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ पर जो है वो हायर स्टॉकिंग रेट भी जो है वो अलोक हो जाता है। पॉलीकल्चर के अंदर अगर हम स्टॉकिंग रेट भी बढ़ा दें तो भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ रहता है। डिफरेंट स्पीसीज़ जब हम डिफरेंट फीडिंग बिहेवियर की चूज़ करते हैं तो वो उसकी फ़िश पॉन्डी जो पॉलीकल्चर सिस्टम है उसमें वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है कंपेटिबिलिटी को। सप्लीमेंट्री फूड जो कि ग्रोथ को इन्हांस करता है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। ठीक है, मैन्योर अगर हम एडिशनल फूड सोर्स के रूप में डाल दें, ठीक है, तो स्टॉकिंग जो बॉटम फीडिंग स्पीसीज़ होती हैं जैसे कॉमन कार्प है वो सिंकिंग फूड को यूज़ कर लेती हैं, रिड्यूसिंग वेस्ट, ऑप्टिमाइज जो रिसोर्सेज हैं पॉन्ड के, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो जाती है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। पॉलीकल्चर पॉन्ड जो है इसमें हैवी फर्टिलाइजेशन की जाती है, जिसके कारण लो ऑक्सीजन लेवल हो सकता है या अदर डाइवर्स कंडीशन जो है वो हो सकती हैं। तो जो स्पीसीज सेलेक्ट करें कल्चर के अंदर वो उन डाइवर्स कंडीशन को, उस लो ऑक्सीजन को जो है वो टॉलरेट करने वाली होनी चाहिए, ताकि वो जितनी भी स्ट्रेसेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों उनको अगर टॉलरेट कर सकती हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो पॉन्ड है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब अनकंट्रोल स्पॉनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके ऊपर भी कुछ स्पीसीज जैसे टिलपिया जिनकी बहुत प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये क्या है अगर लगातार स्पॉनिंग करते हैं तो ओवर पॉपुलेशन हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है रिसोर्सेज के लिए। तो ऐसी कंडीशन को मिटिगेट करने के लिए हम प्रीडेटरी फिश जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि टिलपिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दे, जिसके कारण बैलेंस जो है इकोसिस्टम मेंटेन रह सके।